खबर दिल्ली में आज से गली मोहल्लों और कॉलोनियों की दुकानें खुल रही हैं। दिल्ली सरकार ने आज से शर्तों के साथ गली मोहल्लों और कॉलोनियों की दुकानें खुलने की इजाजत दी है, लेकिन इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, जबकि हॉटस्पॉट में पाबंदियां पहले जैसे ही लागू रहेंगी। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश को लागू करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार के मुताबिक दुकानें खोलने के बाद गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। हम इस वक्त पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव में हैं और दल्लूपुरा गांव में सरकार के आदेश के बाद गली मोहल्लों की दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो दल्लूपुरा गांव के इलाके की जो दुकानें हैं गली मोहल्लों में, चाहे वो चश्मे की दुकान हो या फिर पंखे, बिजली या हार्डवेयर की दुकानें हैं, वो यहाँ पर खोली गई हैं, जो ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि लगभग 1 महीने से ये दुकानें बंद पड़ी थी और लॉकडाउन के दौरान इन दुकानों के बंद होने के बाद गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले आदेश निकाला था कि गली मोहल्लों और रिहायशी जो इलाके जहां पर ज़रूरतमंदों को जो चीज़ मिले वहां पर दुकानें खोली जाए। इसको लेकर एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने भी ये आदेश पारित किया था और उसमें कहा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन करें। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि इन दुकानों के खुलने के बाद आवश्यक जो सेवाएं हैं वो लोगों को मिले। इसको लेकर राहत की बात है कि लोग इन दुकानों में आएंगे। दुकानदारों से ये सरकार का अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं अपने कस्टमर से, और साथ ही ये दुकानें जो खुलेंगी वो एक राहत है, क्योंकि गली मोहल्लों की दुकानों को खोलने के आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे खुलने लगी है। हालांकि कस्टमर्स जो है, जो ग्राहक हैं, वो भी यहाँ पर लोग आएंगे। राहत की बात यह है कि हर किसी को ये सलाह, ये अपील की गई है कि वो दुकानें खोलें और उसके साथ ही जो उनके ग्राहक आएंगे उनको मास्क पहनने की इजाज़त दें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करवाएं, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, अपने ज़रूरतमंद जो लोग जिनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर ख़रीदारी कर सके, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करवाया जा सके। कैमरामैन विमल कुमार के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जिनका अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जावेद मंसूरी भी हमारे साथ पीठ विहार से जुड़े हुए हैं। जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, जो स्थिति दिख रही है दिल्ली में, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि छूट ना मिले, लेकिन ये छूट मिली है, तो इसका पालन अब कैसे करवाया जाएगा? देखिए, यही आशंका थी कि छूट ना मिले, क्योंकि 20 अप्रैल को एक और आदेश आया था जिसको दिल्ली सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था और दलील ये दी थी कि पूरी दिल्ली हॉटस्पॉट है। इस वक्त हम प्रीत विहार में हैं। जो ताज़ा आदेश एमएचए का आया है उसे दिल्ली सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। देखिए, अभी प्रीत विहार के एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमें एक दुकान खुली हुई नजर आ रही है। यहाँ टेलर की दुकान है, ये खुल रही है और अभी यहाँ पर ये पहुंचे। इससे पहले सभी जो दुकानें हैं वो बंद है। आज पहुंचे हैं आप, दुकानें खोलने की हो गई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मोबाइल का काम है ना हमारा। अच्छा, आपको मोबाइल का काम? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क और ये सब चीजें जरूरी हैं? हाँ जी, बिल्कुल पालन करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ये कितने दिन में आप दुकान आपने खोली है और इस दरमियान किस तरह का अनुभव रहा? इतने दिन घर बैठना पड़ा, करीब 1 महीने। ये तो 1 महीने से परेशानी हो रही है जी। घर से किराया दे रहे हैं, कहाँ से देंगे? किराए की दुकान होती है, बैठ बैठ के परेशान हो गए। मोबाइल का काम है, ये अलाउ किया है तो खोलने जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ काम का? नुकसान तो काफ़ी नुकसान है जी। काफी नुकसान है। तो अभी खोली हम देख रहे थे, उम्मीद कर रहे हैं ग्राहक आएंगे और फिर से कम से कम जो दुकानें खुली हैं उन पे लोग लौटेंगे। देखते हैं, अभी तो खोलते हैं मोबाइल की तो पता चलेगा, ग्राहक तो आएंगे। ठीक है, देखिए मोबाइल का काम तो चलता ही है। मोबाइल की इनकी दुकान है रिचार्ज की। जावेद, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये स्थिति जो है वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मोहल्लों में दुकानें खुल रही हैं। और मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार, उज्जैन और खरगोन, यानी ये 6 जिले जिन्हें छोड़कर आज से मोहल्लों की जो दुकानें वो खुल रही हैं। हालांकि शहरों में बाजार खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां भी नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। वहीं गुजरात में भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर हर जिले में दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। दीपक, जो 11 जिले हैं दिल्ली में, सारे हॉटस्पॉट हैं, तो ऐसे में कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर दुकानदारों को ये छूट मिलेगी?
देखिए अर्पिता, जो हॉटस्पॉट इलाके नहीं हैं वहाँ पर ये दुकानें बिल्कुल नहीं खुलेंगी, और दूसरा जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर भी नहीं खुलेंगी। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं जहाँ रिहाइश ज़्यादा है, जहाँ लोगों को मुश्किल से सामान मिल रहा था और उन्हें कई किलोमीटर दूर उन दुकानों के पास जाना पड़ रहा था सामान, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो या किराना स्टोर हो या फिर दूसरी चीज़ें। लेकिन अब गली मोहल्लों में दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं। आप देख सकते हैं मैं दल्लूपुरा इलाके में हूँ और यहाँ की इस गली में आपको आगे तक काफ़ी जो दुकानें हैं वो खुली हुई दिखाई देंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरा पालन भी किया जा रहा है, क्योंकि दुकानदारों को ये साफ निर्देश है सरकार की तरफ से कि यहाँ पर अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि जो दिल्ली सरकार का आदेश था कि दुकानें खोलें। आपने भाई साहब चश्मे की दुकान है आपकी, और आज खोल रहे हैं या पहले से खोली हुई थी? आज ही खोली है दुकानें। हाँ जी। कितने समय बाद खोल रहे हैं आज? ये कम से कम 1 महीना हो गया, लॉकडाउन के बाद आज ही खोली है दुकानें। क्योंकि दिल्ली सरकार का जो आदेश है वो पड़ा था? हाँ जी, हाँ जी, उसी के हिसाब से करिए, न्यूज़ में आया था जो, उसके हिसाब से ही खोली गई है दुकानें। क्या क्या पालन करवाएंगे अपने कस्टमर से? देखो जी, मास्क लगा रखा है, आगे ये बाउंड्री लगा रखी है। कोशिश तो यही है कि अंदर ना एंट्री करने में, दूर से ही बात करें, दूर से ही करें, यही है। तो ये देखिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई दुकानें, क्योंकि चश्मे की दुकान है जिसकी ज़रूरत होती है अर्पिता, और साथ ही जो इस वक्त गर्मी का समय है, मौसम है, और बिजली और पंखे की दुकानें जो हैं वो खुलना आवश्यक था। इसको लेकर सरकार ने आदेश दिए थे, इसके बाद लोगों ने ये दुकानें खुली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हार्डवेयर की दुकानें हैं, तो कुल मिला के जो ज़रूरत की चीज़ें जो आवश्यक सेवाओं में आती हैं अब वो गली मोहल्लों में खुलनी शुरू हो गई, ताकि लोग जो है उसका फ़ायदा ले सकें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो इन दुकानों को पूरी तरह से फिर बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए ये अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम दुकानों के बाहर देख रहे हैं कि एक तार लगाकर दरअसल ये बताया जा रहा है कि आप इसके पीछे ही रहिए और वहां से सामान खरीदिए। दिल्ली की सब्जी मंडी आजादपुर के गेट पर बैरिकेड कर और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मंडी के गेट पर सेना के जवानों के साथ ही कई वॉलंटियर भी दिखाई दिए जो लोगों को भीड़ न लगाने की हिदायत देते हुए दिखे। बैरिकेडिंग के अलावा गेट को चारों तरफ से सील भी कर दिया गया। हालांकि इजाजत के साथ लोग अंदर जाते जरूर दिखाई दिए। आजादपुर मंडी में एक कारोबारी की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि कारोबारी की मौत के बाद यहां काम करने वाले 400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जा चुकी है। साथ ही मंडी में लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। तो ये इलाका हालांकि सब्जी मंडी होने की वजह से ज्यादा लोग यहां आया करते थे, लेकिन अभी यहां देखिए आप किस तरीके से बैरिकेड करके लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जावेद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर बैरिकेड किया गया है, लेकिन कई जगहों पर दिल्ली में पुलिस की तैनाती कम दिख रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बैरिकेड जरूर लगाया है लेकिन पुलिस नहीं है, इसलिए लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। जैसे हमने रिपोर्ट दिखाई थी अर्पिता जहांगीरपुरी की, जहांगीरपुरी में एक बड़ा हॉटस्पॉट निकलकर सामने आया, वो कंटेनमेंट जोन भी है और उसके बावजूद वहां लोग निकलते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस नदारत थी। तो ये तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों से आ रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जो बात है, जो दुकानें खुलने की इजाजत दी जा रही है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कंटेनमेंट जोन है, 95 कंटेनमेंट जोन दिल्ली में है, वहां ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा जो एमएचए का ऑर्डर है, जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, ग्रीन जोन है, वहां ये पूरी तरह से लागू होगा। मसलन जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स है जहां दुकानें हैं, ये इस तरह की दुकानें खुली रहेंगी। यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये दुकानें खुली थी, फिलहाल इन्होंने शटर गिरा दिया, हमने अभी इनसे दिखाया था। सर, एमएचए नया जो ऑर्डर है वो लागू होने जा रहा है, दुकानें खुल रही हैं, क्या कहेंगे सर? खुलनी नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं खुलनी चाहिए सर? अरे भाई सेफ्टी है, अच्छा, दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा। तो देखिए ये राय भी आ रही है कि इनका कहना है कि दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो एमएचए का ऑर्डर है उसको लागू दिल्ली में किया जाएगा। तो जो मोहल्ले की दुकानें हैं गली मोहल्लों में, वो अब खुलेंगी। जो गैर ज़रूरी सर्विसेज में थी, एसेंशियल सर्विसेज की तो पहले से खुल ही रही हैं। मसलन जैसे हमने दिखाई मोबाइल की दुकान, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिशियन की दुकान, तो ये अब खुल सकेंगे अर्पिता। दीपक, और ये भी गाइडलाइंस थी कि जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वही खुलेंगी, यानी लोगों को इस बात की जानकारी कि अगर रजिस्टर्ड उनकी दुकान है तो ही वो खोल सकते हैं। बिल्कुल अर्पिता, देखिए दुकानदार जो है, जो ज़रूरत की आवश्यक सेवाओं में जो अब निकल कर आ रही हैं, वो जैसे बिजली की दुकानें हैं या फिर हार्डवेयर की दुकानें हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, क्योंकि इन दुकानों में जो भी माल होगा उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखना होगा। आपकी दुकान तो रजिस्टर्ड होगी? क्या कार्ड है?
आपकी दुकान रजिस्टर्ड है? नहीं सर रजिस्टर नहीं हाँ। तो ये इनका कहना है कि इस तरह से हमें जो है दुकान खोलने की इजाज़त है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं तो काफ़ी मुश्किल जी। दुकानदारों को होगी। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ठीक है दूरी दीपक, की हम मैं बात आपके करें। पास लौटूंगी। जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं ओखला सब्जी मंडी जो है वहां पर आज सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और सब्जी खरीदने पहुंचे कई दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि सब्जी मंडी के गेट पर बैठा एक आदमी लगातार लोगों से मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की अपील करता रहा, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जाते दिखे हैं। ओखला सब्जी मंडी में आसपास के इलाके के कई छोटे बड़े जो दुकानदार हैं वो सब्जी खरीदने आते हैं। तो ये अब लोगों को समझना होगा कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं। दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सब्जी मंडियों में बहुत भीड़ है, तो दिल्ली सरकार को इधर कदम उठाना चाहिए। केवल बोल देने से या बैरिकेड कर देने से समस्या हल नहीं होगी, कुछ कदम भी उठाने पड़ेंगे ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क लगा के पहुंचे। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, दुकानदार ने दुकान खोली है, चाहे वो सब्जी की हो या किराना की हो, लेकिन लोगों को जब तक खुद ही समझ नहीं आएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन्हें ही करना है और मास्क पहनकर एक दूरी बनानी है ताकि लोग एक दूसरे के संक्रमण में ना आए। और इसको लेकर अगर ये लोग अगर इसको खुद अपनाएंगे तो फ़ायदा होगा, चाहे वो सरकार का हो, क्योंकि हर जगह पर पुलिस बल या सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच सकते सोशल डिस्टेंसिंग को करवाने के लिए। लोगों को खुद ही अपनी दूरी बनानी होगी ताकि वो इस संक्रमण से बचे। चाहे सब्जी मार्केट हो, क्योंकि यहाँ पर सरकार अगर इस तरह से सब्जी की जिस तरह से दुकानें खोलनी रखी हैं, लेकिन अगर कस्टमर जो लोग हैं अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो सरकार को मजबूरन ये दुकानें बहुत जागरूक बंद करनी होने की होगी। जरूरत है, तो क्योंकि कहीं जो ना कहीं आंकड़े हैं वो देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1990 मरीज जो है वो सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 26,496 हो गई है। कोरोना के अब तक 5,804 मरीज हालांकि ठीक हुए हैं। ये राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन 24 घंटे में जो आंकड़े बढ़े हैं मरीजों के वो जरूर चिंता खड़ा कर रही है, जबकि 824 लोगों की मौत भी हुई है। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, 1600 के बाद 1400 हुए, कुछ कम जरूर हुए, और अब अगर हम देखें तो ये 1900 तक का आंकड़ा पहुंच गया, यानी अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा। बिल्कुल सही आपने कहा कि 1990 जो नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, ये अब तक का सबसे ज्यादा मामला आया है। और इससे पहले 17 या 1750 के आसपास मामले 24 घंटे में बढ़े थे, लेकिन ये मैक्सिमम अब तक का आंकड़ा है। 49 लोगों की मौत हुई है इन 24 घंटों के अंदर। हालांकि सरकार ये बार बार कह रही है कि जिस तरीके से मामलों नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से जो रिकवरी रेट है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है, वो उतनी ही बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो अब तक 24 घंटे में 741 लोग ठीक हुए हैं, तो एक बड़ी राहत की बात है। और अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 5804 हो चुका है। 5000 करीब 6000 ये आंकड़े पहुंच चुके हैं जो देश भर में अब तक जिनको कोरोना तो हुआ लेकिन वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो ये वाकई 24 घंटे की अगर हम स्थिति को देखें तो कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में अगर हम कहें। इस लिहाज से बहुत जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। और इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर फंस गए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में आपको बता दें रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें नहीं रोका गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है।
परिवार गांव में सब परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओ घर। हम लोग छुट्टा काम करते थे, काम बंद हो गया तो जगह पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई मालिक नहीं। भूख से परेशान है, 4 दिन तो हो गया, तो वैसे परेशान है 4 दिन। इसमें तो खाए ही नहीं, और उधर तो 2 दिन में 1 दिन खाते थे। क्या करेंगे, पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो बचा है वो भी खत्म करके कैसे आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। यहाँ पे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को हमने शेल्टर होम कम क्वारंटाइन कैंप विदाउट मेडिकल असिस्टेंस का जो भी है वो व्यवस्था किया था। लगभग पैरामेडिकल कॉलेज के तहत जितने भी हमारे जो 6 हॉस्टल है, लगभग प्रति हॉस्टल की कैपेसिटी है 100 इंडिविजुअल कमरे की है। 600 की हमारे क्वारंटाइन कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 एकेडमिक ब्लॉक्स है। 6 एकेडमिक्स ब्लॉक को भी हमने अपना अधीन ले लिया था और ये भी हमारा क्वारंटाइन कैंप्स बना रहेगा। इनका सैंपल अगर नेगेटिव पाया गया तो फिर तो पक्का हम यहाँ से उनको रवाना कर देते। यदि पॉजिटिव है यहीं पे बैठक है, इस पर क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इन मजदूरों की तादाद हजारों में है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनकी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि हजारों मजदूर अब झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर फंसे हुए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। आपको ये बता दें कि लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसने के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि इन सभी मजदूरों का ध्यान रखा जाए, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरज कुमार दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज शर्मा भोपाल से, अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ जब गृह मंत्रालय की तरफ से साफ निर्देश थे कि राज्य इन सभी मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम करें, फिर मजदूर ये शिकायत करें कि खाने पीने का उनका इंतजाम ठीक नहीं था, जिसके चलते उनको एक कदम उठाना पड़ा? महाराष्ट्र से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए तमाम सारे मजदूर पैदल ही कूच कर चुके हैं, पैदल अपने घरों के लिए निकल चुके हैं, जिसके बाद तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जो भी मजदूर जहां हैं वहां उनको शेल्टर होम में रखा जाए, किसी दूसरे प्रदेश की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए। जिसके बाद अभी जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में करीब 5 लाख के आसपास मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, जिन्हें शेल्टर होम्स में रखा गया है और जिनके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जनसाधारण एक्सप्रेस जैसी करीब 100 से ज्यादा ट्रेनें दी जाए ताकि इन मजदूरों को यहाँ से उनके प्रदेश में पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे ही देरी होगी ये फिर से अगर लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना मुंबई, पुणे, नागपुर जहाँ पे ज्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं वहां पर अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी और ऐसे में 3 तारीख के बाद उन फंसे मजदूरों को सबको उनके राज्यों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें झांसी से हम दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है और ये वो मजदूर है जो शुरुआती दौर में जब राज्य सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, इस समय में तमाम सारे मजदूर लॉकडाउन के तुरंत बाद पैदल यहाँ से कूच किए थे, कुछ अलग अलग तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि इन सारे मजदूरों को झांसी के पास रोका गया। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से यहाँ से लोग पैदल निकले वो चौंकाने वाला था। उसके बाद राज्य सरकार ने तमाम सारे प्रबंध किए। राज्य सरकार के जो दावे हैं कि हम लगातार करीब 2 लाख लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। उसके बाद 3 थाली जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी नई सरकार बनने के बाद उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यानी हर तरीके से हमारी कोशिश है कि मजदूरों को सुरक्षित रखा जाए और साथ ही साथ अभी 50,000 मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है महाराष्ट्र में। लेकिन तमाम सारे मजदूर जो महाराष्ट्र से बाहर निकल चुके हैं तो निश्चित ही सरकार के लिए चिंता का सबब है। बिल्कुल, सरकार के लिए चिंता का सबब है और सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर इतनी तादाद में मजदूर वहां कैसे पहुंच गए, वो भी गृह मंत्रालय का आदेश था। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ है। मनोज, गृह मंत्रालय के साफ निर्देशों के बाद आखिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में 170 जिलों को पार कर ये मजदूर वहां तक पहुंचे?
ये सरकार के सूत्रों से हमारी बात हो रही है, उनके इसके मुताबिक कि उन्होंने किस जिला कलेक्टर में किस ज़िले में संपर्क किया, किन किन ज़िलों से वो होते हुए आए, इस बात की सरकार तफ्तीश कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 8000 मजदूर हैं, अभी सिलसिला आने का जारी है, चाहे वो झाबुआ की बॉर्डर हो, चाहे वो अपना शिवपुरी और श्योपुर की बॉर्डर हो, तमाम जगह से जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं उनके आने का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। और सरकार कह रही है कि 8000 मजदूरों के उन्होंने इंतज़ाम किए हैं बाहर से लाने के। जहाँ तक सवाल इन मजदूरों का है, ये वाकई सरकार के लिए, सरकार से जब हमने इस बारे में पूछा कि आखिर इन मजदूरों के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, तो सरकार की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, किस ज़िले में वो थे, किस ज़िले के कलेक्टर से उनकी बात हुई या किस ज़िले में वो संपर्क में आए। ऐसी कोई जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार के पास नहीं है। जी, अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अजीत, इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, फिलहाल तो इंतजाम किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन अब आगे की योजना क्या है सरकार की? देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सिर्फ इन मजदूरों को नहीं, पूरे देश में जहां जहां उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, लगभग 10 लाख की संख्या है, उनका इंतजाम करने में जुटी। और इस वक्त भी सीएम योगी एक बैठक कर रहे हैं और इसी बात को लेकर ये बैठक चल रही है। जिस तरह झांसी में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है। और कैसी इतनी लंबी यात्रा करके झांसी के बॉर्डर पर आए और उन्हें आने दिया गया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के सीएम ने महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी कि हमारे जो मजदूर हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ और अब वो लोग यूपी बॉर्डर पर आ गए। झांसी का जो नज़ारा है वो चौंकाने वाला है। वहाँ के जो कलेक्टर हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, लगातार इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं गायत्री, उन्हें लाया जाएगा। यहाँ 10 लाख लोगों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जा रही, जिसके लिए बाकायदा समिति गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इन मजदूरों को सकुशल सुरक्षित इनके घर पर पहुंचाया जाएगा और इतना ही नहीं, इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन और चिकित्सीय परीक्षण के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार इनके रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए बाकायदा लोन मेले का आयोजन करेगी और इन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, एमएसएमई के तहत जो स्थानीय इकाइयां हैं, उद्योग है, वहां पर इन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो यूपी सरकार लगातार अपने लोगों के लिए काम कर रही है। इसके पहले भी 5 लाख मजदूर आए थे जिनके खातों में पैसा भेजा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से 1-1 हज़ार रुपए का भरण पोषण भत्ता भेजा गया। और अब जो झांसी का नज़ारा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफ़ी बेहद नाराज थे और उन्होंने कहा कि हमारे लोग कहीं फंसे नहीं होने चाहिए, उनके पास खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार इसीलिए कम्युनिटी किचन चला रही। कल शाम को भी गृह विभाग ने जो झांसी के जिलाधिकारी हैं वामसी, उनसे बात की और कहा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अपने सभी मजदूरों को निकाल कर लाएंगे और उन्हें वापस सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। योगी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसी संख्या लगभग 15 लाख है गायत्री, जिन मजदूरों और श्रमिकों को जो दूसरे राज्यों में फंसे सरकार लाएगी, अपने यहाँ सुरक्षित उनको घर पहुंचाएगी और उन्हें रोजगार देगी। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी भी गठित की है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ है। नीरज, मजदूर जिस तरीके से फंसे हुए थे, जो कंडीशन थी उनकी, वो तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ निर्देश राज्यों को दिए गए थे कि उन मजदूरों की देखभाल की जाए, उनको वहीं पर सुरक्षित रखा जाए। उसके बावजूद भी उल्लंघन हुआ राज्य सरकारों की तरफ से। अब ऐसे में गृह मंत्रालय इस सबको किस तरीके से देख रहा है? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से भी कोई योजना है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल तमाम बैठकों में राज्यों से जब बातचीत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें इस बात को लेकर चर्चा होती है कि राज्यों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, उसके 3 से 4 दिन बाद जिस तरह से आनंद विहार के पास मजदूर माइग्रेंट वर्कर का जमावड़ा हुआ था, उसके बाद मुंबई में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी और झांसी में जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की असफलता भी है। राज्य सरकारों की तरफ से भी कोई क्लियर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब यूपी सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वर्ग है माइग्रेंट वर्कर का, जो कि इस वक्त झांसी में फंसा हुआ है या दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है, उनके लिए एक राहत की खबर है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो तमाम जो कंट्रोल रूम है राज्यों के, वहाँ माइग्रेंट वर्कर्स के फ़ोन आने की संख्या में इजाफा हुआ। यूपी में हमारी बातचीत हुई, जो यहाँ यूपी का कंट्रोल रूम है, उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ से फ़ोन कॉल्स की संख्या अधिक हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। हालांकि अभी भी कई राज्य हैं जिनकी तरफ से स्पष्ट ये नहीं कहा गया है कि
उनके राज्यों के जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री के साथ जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक जो प्रस्तावित है उसमें भी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्पष्ट नीति बाकी राज्यों की तरफ से सामने आएगी, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, यानी पूछा जाएगा उनसे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, अब आगे क्या योजना है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस सबके बीच बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अलीराजपुर और इंदौर में मजदूरों का आना शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा के करनाल और अंबाला में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को भी उनके राज्यों में लेकर जाने के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को भी बसों के जरिए कश्मीर भेजा गया है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 8,000 मजदूर अपने अपने जिलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इन राज्यों के मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। अभी तक गुजरात से 17 बसें पहुंच चुकी हैं। झाबुआ जिले के पिटोल बॉर्डर पहुंचे गुजरात से करीब 2,000 मजदूरों की जांच की गई। राजस्थान से भी मजदूर आने शुरू हो चुके हैं। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। हरियाणा के अंबाला में फंसे दूसरे राज्यों से आए मजदूर अब आखिरकार अपने घर पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मजदूरों को घर भेजने का इंतजाम किया। ये मजदूर लॉकडाउन के बाद से ही वहां फंसे हुए थे और उन्हें शेल्टर होम में रखा गया था। दावा किया गया कि अंबाला में दूसरे राज्यों के करीब 3,000 मजदूरों को शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें इनके राज्य वापस भेजा जा रहा है। पुलिस ने इन्हें इनके जिलों में पहुंचाने के लिए लगाई गई हरियाणा रोडवेज की बसों में बिठाया और उन्हें खाने पीने की चीजें भी दी। 683 मजदूरों को बसों के जरिए यूपी रवाना किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। घर जाने का रास्ता साफ होने की वजह से मजदूर खुश नजर आए और सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। बताया जा रहा है कि कई मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, लेकिन सरकार ने सीमा में दाखिल होते ही इन्हें रोक लिया था और शेल्टर होम में भेज दिया गया था। लेकिन अब इन मजदूरों को सुविधाओं के साथ उनके घर वापस भेजा जा रहा है। जी ये कहेंगे जी बहुत सेवा करी थी हमारी, जी बहुत सेफ्टी रखी थी, बहुत अच्छा लगा था हमें। कोई खाने पीने की आप लोग जितना समय यहाँ रहे कोई कमी रही? जी कोई कमी नहीं रही। अब कहाँ जाओगे अब आप यहाँ? जी रामपुर जी। तो सरकार आपको वापस भेज रही है, खुशी है मन में? जी बहुत ज़्यादा खुशी है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर यहाँ अम्बाड़ा में लगभग 1 माह से रुके हुए थे उन्हें अपने घर भेजा जाए। इसी अनुपालना में प्रशासन द्वारा जो है इनको वहाँ उत्तर प्रदेश में भेजने की व्यवस्था की गई है। इनको रास्ते में भोजन की असुविधा ना हो उसके लिए इनको पैक तैयार किया गया खाना, बिस्किट, पानी, फ्रूट्स, सैनिटाइज़र और मास्क इत्यादि दे करके और पुलिस व्यवस्था के अधीन इनको भेजा जा रहा है। रमजान की शुरुआत के साथ ही शिमला में फंसे कश्मीर के मजदूरों के लिए खुशी की खबर आई। हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को जम्मू कश्मीर सीमा तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए सरकारी बसों को लगाया गया जिसमें मजदूरों ने अपना सामान रखा और प्रशासन ने मजदूरों के जाने के दूसरे सभी इंतजाम पूरे किए। अपने राज्य लौटने की खुशी मजदूरों ने साफ जाहिर भी की और हिमाचल सरकार समेत शिमला के लोगों को शुक्रिया भी कहा। कोरोना संकट पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने आते दिख रहे हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के पश्चिम बंगाल में असर को जानने के लिए 2 टीमें भेजी गई थी, जिस पर केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी और ये तनातनी फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही। एक दिन पहले केंद्र की टीम ने एक बार फिर ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उसे तबलीग के मरकज से लौटे लोगों की जानकारी देने को कहा। इतना ही नहीं, केंद्र की टीम ने राज्य में अस्पतालों के दौरे के वक्त जरूरी पीपी किट भी मुहैया नहीं करवाए जाने का आरोप लगा दिया, जिस पर पलटवार करते हुए ममता सरकार ने टीम पर राज्य के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा नहीं करने का आरोप लगाया। इससे पहले भी केंद्र की टीम लगातार ममता सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा चुकी है।
हालांकि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखकर केंद्र की टीम को जांच में पूरे सहयोग का भरोसा दिया था। तनातनी के बीच कोरोना संकट का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने एक दिन पहले ममता सरकार से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर जानकारी मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तबलीग से जुड़े लोगों की जानकारी देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र सरकार की टीम ने एक बार फिर ममता सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पतालों का दौरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक पीपीई किट भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्र सरकार की टीम पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगा दिया कि केंद्र की तरफ से भेजी गई टीम ने कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा तक नहीं किया। डेरेक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई टीम का मकसद सिर्फ राजनीतिक वायरस फैलाने का है। That the IMCT came to Bengal first, as soon as they arrived, 3 hours after they arrived, the Home Minister called the Chief Minister of the state. You can imagine what was going on here. Their visit served absolutely no purpose because they went to areas where there were no hotspots. They declared areas where the last case was held was 2-3 weeks ago. So what is basically this was? This was basically they came there to spread the political virus. Absolutely spreading the political virus on behalf of the government of India. तो टीएमसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप भी लगाया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली से हमारे साथ नीरज कुमार हैं। आशिका, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई हैं, जमीनी चीजें खुद से देख रही हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि डेरेक ओब्रायन टीएमसी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम भेजी गई थी वो उन इलाकों तक तो पहुंची ही नहीं जो इलाके हॉटस्पॉट हैं। जमीनी हकीकत ये है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध की जगह यहाँ पर राजनीतिक दल आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। केंद्र और राज्य आपस में भिड़े हुए हैं। एक तरफ चिट्ठियों का दौर चल रहा है। ये जो केंद्र की टीम आई है उन्होंने जो नई चिट्ठी लिखी है, 4 चिट्ठियाँ अब तक लिख चुके हैं। जो अंतिम चिट्ठी जो कल लिखी गई है उसमें ये भी पूछा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो क्यों नहीं पेशेंट लेकर के क्वारंटाइन में जा सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया गया है। इसके बाद ये भी सवाल पूछा गया है कि मरकज़ से कितने लोग लौटे हैं, उनका क्या हाल है। और राज्य सरकार की तरफ से जैसा कि डेरेक ओब्रायन को आपने दिखाया, डेरेक का ये कहना है कि ये जो IMCT है ये इंडियाज़ मोस्ट केयरलेस टीम है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है, ना कि कोरोना के खिलाफ युद्ध। एक तरफ आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, टेस्ट की संख्या बढ़ी है अब जाकर। अभी तक हालांकि 1000 टेस्ट भी एक दिन में नहीं शुरू हैं पश्चिम बंगाल में, तब भी पिछले 4-5 दिनों का आंकड़ा देखें तो कभी 38, 58, 51 ऐसे आंकड़े बढ़ रहे हैं रोज़ाना। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर कंटेनमेंट जोन भी यूँ कहें कि कई जो हैं वहाँ भी लोग बाहर नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन इसके पहले देखा गया है कि कई रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। मिठाई की दुकानें भी खोली गई हैं। तो इसको लेकर भी आंकड़े अब जो बढ़ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जहां मिलकर काम करना चाहिए वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आशिका, लेकिन क्या केंद्र की टीम वहां पहुंची थी? और आरोप तो केंद्र की तरफ से ये भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मरकज में जो लोग शामिल हुए थे तबलीग से जुड़े, उनके बारे में भी जानकारी पूछी गई थी, उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। केंद्रीय टीम जब पश्चिम बंगाल पहुंची है तो उसके अगले दिन भी शाम तक उनको कहीं भी निकलने नहीं दिया गया है। और राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि क्यों नहीं उनको पहले से जानकारी दी गई इस केंद्रीय दल के बारे में। और केंद्रीय दल ये कह रहा था कि उनको तो उनके गेस्ट हाउस से बाहर भी कदम नहीं निकालने दिया जा रहा है। हालांकि ये राजनीतिक संकट टला और कई इलाकों में गई है ये टीम, लेकिन मरकज से जुड़ी जो बात है, इसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जब पहली बार सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि डोंट आस्क दीज कम्युनल क्वेश्चंस। तो यानी इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था। दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज भी है। नीरज, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की तरफ से जब चिट्ठी लिखी गई थी सरकार को तो ये भरोसा दिया गया था कि जो भी सहयोग जरूरी होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं।
देखिए बिल्कुल, लेकिन ज़मीन पे उस तरह का सहयोग नहीं दिखता, क्योंकि केंद्र सरकार की जो पहल है उसको ममता बनर्जी की सरकार हस्तक्षेप के तौर पे देखती है। और कहीं ना कहीं अगर देखें कि 2011 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और जिस तरह से हाल में के वक्त में भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वजूद बढ़ा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये लड़ाई जो है केंद्र और राज्य के स्तर पे ही नहीं, बीजेपी और तृणमूल के स्तर पे भी है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के स्तर पे भी, और कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई लड़ने के अलावा ये जो लड़ाई है, जैसा कि हमारी सहयोगी आशिका ने भी कहा कि राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा बनकर रह गई है पश्चिम बंगाल में, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई को लेकर हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद देवाश्री चौधरी और दूसरे सांसदों ने भी ये आरोप लगाया गया है कि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जो काम करना चाहते हैं, सामाजिक कामकाज, उसके लिए इजाजत नहीं दी जा रही और उन्हें बंद रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो खींचतान है वो राजनीतिक आप नजर बना के रखिएगा। नीरज और आशिका आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए।